Hi everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj Books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount, and this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पल क्या होता है, सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं और उनके टाइप्स को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले देखिए, जो सैम्पलिंग होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो जब भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, किसी भी चीज़ के आने के इक्वल चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग और थर्ड होता है स्ट्रैटिफाइड. देन उसके बाद होता है मल्टी स्टेज मतलब कि क्लस्टर सैम्पलिंग. उसके बाद होता है सेकंड टाइप्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसमें किसी भी चीज़ के आने के इक्वल चांसेस नहीं होते, इसीलिए हम इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं. इसमें फर्स्ट होता है कोवेरियंस सैम्पलिंग, सेकंड होता है स्नोबॉल और नेटवर्क चेन रेफरेंस सैम्पलिंग, थर्ड होता है क्वार्टर सैम्पलिंग और फोर्थ होता है इसमें थ्योरेटिकल और जजमेंटल सैम्पलिंग. इन सारे के सारे टाइप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार आता है सिस्टमैटिक और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सुनना. और तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं. ये होता है सैम्पल्स. तो सैम्पल क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. अ सैम्पल इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज अ होल. मतलब सैम्पल क्या होता है, ये सबसेट होता है पॉपुलेशन का और ये रिप्रेजेंट करता है पूरी होल पॉपुलेशन को. ठीक है, जैसे कि मान लो बहुत सारी पॉपुलेशन है, अगर हमें उसमें से थोड़ा सा सैम्पल निकालना है किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए, तो हम पूरी पॉपुलेशन को तो स्टडी नहीं कर सकते ना. तो उसमें से हम थोड़ा सा सैम्पल निकालेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसके ऊपर हम अपना जो भी हमें स्टडी करना है वो करेंगे. तो वो जो छोटा सा सैम्पल हमने निकाला उसी को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल. तो वही इसमें बोला है कि ए सैम्पल इज़ बेसिकली ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन का सबसेट होता है एंड सेलेक्टिंग टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज अ होल. और पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है. सेकंड होता है इन रिसर्च द पॉपुलेशन डज नॉट मीन ओनली ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल द टाइम, इट कैन बी फैक्ट्री स्कूल एक्सेट्रा. देखो जब भी हमारे मन में पॉपुलेशन आता है तो पॉपुलेशन मतलब हम ह्यूमन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन में एक ह्यूमन का पॉपुलेशन ही इंक्लूड नहीं होता. इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे फैक्ट्री का पॉपुलेशन, स्कूल्स में कितने स्टूडेंट हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी पॉपुलेशन में इंक्लूड होती हैं. थर्ड है द पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय एन एंड दिस सैम्पल बाय स्मॉल एन. जो पॉपुलेशन होता है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से और जो सैम्पल होता है उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से. जैसे कि पॉपुलेशन होगी बहुत ज़्यादा तो बड़ा एन और जो सैम्पल है वो कम हो गया, छोटा हो गया, तो इसीलिए उसमें छोटा एन. ठीक है, तो अभी यहाँ तक समझ में आ गया होगा. उसके बाद है एसेंशियल क्या होते हैं सैम्पलिंग के. तो इसमें क्या होता है ये कि रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए, एडुकेसी इसमें होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए और होमोजेनिटी होनी चाहिए.
इसके एडवांटेजेस होती हैं कि सैम्पलिंग ओवर सेंसस, इसके एडवांटेजेस है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, क्योंकि जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसी में से हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं एज अ सैम्पल के तौर पे, तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन का जो डेटा होता है वो ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ रहता है, उसमें से हम अपनी ज़रूरत के अनुसार से बस थोड़ा सा डेटा लेते हैं, तो इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। और उसके बाद क्या आता है, ग्रेटर एक्यूरेसी होती है इसमें, और डिस्ट्रक्टिव एमिनरेशन होता है इसमें, ठीक है। तो ये तो थे इसमें एसेंशियल्स और एडवांटेजेस। अभी हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। ये है, आई हैव रिटन द कोड ऑफ ऑल द हैंड रिटन नोट्स हेयर, इफ़ यू वांट इट then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. and in handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो हैंडरिटन नोट्स है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। सो परचेज दीज हैंडरिटन नोट्स सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स in your exams. Probability sampling methods are those in which every items the universe has a non equal chances and probability. मतलब इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं उनको इक्वल चांस मिलते हैं, तो इसलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। एक बार और पढ़ते हैं। Probability sampling is a sampling method that select random members of a population by setting a few selecting criteria. मतलब इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं और उनके आने के इक्वल चांसेस होते हैं, इसीलिए हम इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। दिस सेलेक्शन पैरामीटर ऑलवेज एवरी मेंबर टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वेरियस सैम्पलिंग। मतलब मान लो हमने कहीं से भी सैम्पल इकट्ठा करना है, तो ठीक है, हम ऐसे सेलेक्ट करके उसमें मेंबर्स को सेलेक्ट नहीं करते, इसमें से ना रैंडमली हम किसी को भी चूज़ कर लेते हैं, तो और हर मेंबर के आने के इक्वल चांसेस होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इक्वल चांस होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है और रैंडमली हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे ऊपर डायग्राम से समझाया कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड होता है क्लस्टर सैम्पलिंग और फोर्थ होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो वन बाय वन हम अभी इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम देखते हैं फर्स्ट वाला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग द मेंबर ऑफ सैम्पल आर सेलेक्टेड रैंडमली एंड प्योरली बाय चांस। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें हम रैंडमली ऐसे किसी भी पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सैंपल को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रेफर्स टू द सैम्पलिंग टेक्निक्स इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन इक्वल अपॉर्चुनिटी। जैसे कि पॉपुलेशन में बताया था कि इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी यूनिट्स होते हैं, उन सबको आने के सबके इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, सबके इक्वल चांस होते हैं, इसीलिए हम इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉटरी मेथड है, ठीक है। अब लॉटरी मेथड है तो लॉटरी का टिकट जिसने खरीदा है वो सभी ने खरीदा होगा, ऐसा नहीं है हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान की लॉटरी चेक करेंगे, तो जब हम लॉटरी का नंबर निकलेगा तो वो सभी इंसान एक साथ चेक करेंगे और उसमें से ऐसे हम रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनमें रैंडमली का जो टिकट होता है लॉटरी का, वो कोई भी जीत सकता है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल चांस है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया जैसे लॉटरी मेथड, लॉटरी की जो टिकट आपकी निकलती है। ये था आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अभी हम देखते हैं सेकंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें क्या होता है, कि जो पॉपुलेशन होती है, जो भी आपके इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम ऐसे जैसे टेबल मैंने दिखाया इसकी फॉर्म में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अभी हम पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे इन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। मतलब जितनी भी पॉपुलेशन होती है पहले उनको एक सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर टेबल देख रहे हो, तो इसमें क्या हुआ, जितनी पॉपुलेशन है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, S1 S2 S3, ठीक है। तो इसको पूरी की पूरी पॉपुलेशन को पहले डिवाइड कर दिया सब ग्रुप में, और ये जो सब ग्रुप है इनको हम बोलते हैं स्ट्रैटा। जो सब ग्रुप होते हैं जब इनको डिवाइड किया इसको बोलते हैं स्ट्रैटा, एंड द मेंबर्स ऑफ ईच सब ग्रुप्स आर सेलेक्टेड रैंडमली। फिर जो ये सब ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज अडोप्टेड व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट हाईली होमोजेनियस। इसमें क्या होता है कि जितने भी पॉपुलेशन होंगी कि इसमें एक जैसी पॉपुलेशन हमको देखने को नहीं मिलेगी। हिंस द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस सब ग्रुप्स आर बेसिक ऑफ सिमिलरिटीज और द मेंबर्स फ्रॉम ईच सब ग्रुप्स आर रैंडमली सेलेक्टेड।
पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन होती है सारी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं सब ग्रुप्स में, फिर उन सब ग्रुप्स में से हम किसी भी मेंबर को रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो सब ग्रुप्स में बोलते हैं उनको हम स्टाटा बोलते हैं। तो ये होता है सिंपल सा मीनिंग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। द यूनिवर्स टू बी सैम्पल इज सब डिवाइडेड और स्टाटा इंटू ग्रुप्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड दे इंक्लूड ऑल दोज आइटम्स इज कॉल्ड यूनिवर्स। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन होती है, पहले उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सब ग्रुप में से मेंबर्स को लिया जाता है, पॉपुलेशन को लिया जाता है और उसको हम बोलते हैं स्टाटा, और उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली लिया जाता है। मतलब एक बार जो इंसान, जो पॉपुलेशन एक बार सेलेक्ट हो गया वो सेकंड टाइम नहीं होगा, ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग। The purpose is to be address the issue of less homogeneity of a population and to make a true representative sample। तो इसमें क्या होता है कि जो होमोजेनिटी जो होती है उसमें आने, जो होमोजेनिटी पॉपुलेशन होती है उसके आने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। सेकंड होता है इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर मतलब एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जैसे कि मुंबई की जो पॉपुलेशन है उसको अलग कर देना, कोलकाता की जो पॉपुलेशन है उसको अलग कर देना, बेंगलुरु की जो पॉपुलेशन है उसको अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इसमें क्लस्टर में क्या होता है, एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है। इन क्लस्टर सैम्पलिंग वेरियस सेगमेंटेशन ऑफ अ पॉपुलेशन आर ट्रीटेड एज अ क्लस्टर एंड मेंबर ऑफ ईच क्लस्टर आर कॉल्ड रैंडमली। ठीक है, पहले क्या होता है, इतनी सारी पॉपुलेशन में सबको उनके एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके बाद वहाँ से किसी भी पॉपुलेशन को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इट सिम सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये सिमिलर होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के जैसे। थर्ड, इट्स सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, इट इज़ डिफरेंस इन बोथ। इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग द रिसर्च डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रैटिफाइड होता है उसमें होमोजेनियस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में होमोजेनियस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों को उसकी एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, प्रोफेशनल के हिसाब से, रिलीजियस के हिसाब से एंड सो ऑन। ऑन द अदर हैंड इन क्लस्टर सैम्पलिंग दिट डज नॉट डिवाइड द पॉपुलेशन इन सब ग्रुप्स। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया जाता, उनको उनके एरिया के हिसाब से डिवाइड किया जाता, बट रैंडमली सिलेक्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस और नेचुरली एक्यूरिंग सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन इनको सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली। स्ट्रैटिफाई में भी एक बार जो पॉपुलेशन होती है उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करके रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है, और क्लस्टर में भी एक बार पॉपुलेशन को एरिया के हिसाब से डिवाइड करके उसको रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस होंगी जैसे कि सिंपल एंड कन्वीनियंट टू अडोप्ट होता है ये। सेकंड होता है टाइम एंड वर्क इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। थर्ड होता है द रिजल्ट ऑब्टेन और जनरली सेटिस्फाइंग प्रीवियस इन टेकन। ठीक है, ये तो थी इसके एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं लास्ट वाला पॉइंट जो कि है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप देखो एक लाइन, सबसे पहले एक जो पॉपुलेशन का जो होता है इवेंट उसको एक बार सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जैसे कि आप मान लो पूरी लाइन एक है, बच्चों के स्टूडेंट की पूरी लाइन है, तो उसमें सबसे पहले हम जो 1 नंबर पर जो बच्चा खड़ा है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद 1 नंबर के बाद जो 10th नंबर पर जो बच्चा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो एक बार तो हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, एक सिस्टम फॉलो किया। 1 के बाद 10th और 10th के बाद नेक्स्ट 10th वाला, नेक्स्ट 10th मतलब 20 वाला। तो ऐसे इसमें एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अ मेंबर अक्यूरिंग ऑफर अ फिक्स्ड इंटरवल इज सेलेक्टेड। जैसे इसमें फिक्स्ड इंटरवल रखा जाता है, जैसे मैंने बोला पहले एक इंसान फर्स्ट नंबर पे जो है उसको सेलेक्ट कर लेना, वो एक रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने एक सिस्टम फॉलो किया, जैसे एवरी 10th जो स्टूडेंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें वही होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब द मेंबर अक्यूरिंग आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, मतलब फिक्स्ड इंटरवल मतलब 1 के बाद 10th और फिर नेक्स्ट 10th इज नोन एज अ kth एलिमेंट। kth एलिमेंट क्या हो गया, जैसे 10th वाला स्टूडेंट जो है उसको हमको सेलेक्ट करना है। इफ रिसर्च वांट टू सेलेक्ट मेंबर अक्यूरिंग आफ्टर एवरी 10th मेंबर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एंड द kth एलिमेंट बिकम 10th एलिमेंट। kth एलिमेंट आपका कौन सा हो जाएगा, 10th एलिमेंट। तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देखो सबसे पहले मैंने 4 बताए हैं। सिंपल में क्या होता है, सिंपल में हम ऐसे ही रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रैटिफाई में क्या होता है कि पहले जितनी भी पॉपुलेशन होती है सारी की सारी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है। सब ग्रुप को हम स्टाटा बोलते हैं, और सब ग्रुप में फिर जो मेंबर्स होते हैं उनको हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लस्टर में क्या होता है कि हम पहले एरिया के हिसाब से उनके एज सेक्स प्रोफेशन इसके हिसाब से हम उन लोगों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हम उनमें से किसी भी रैंडमली किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। और सिस्टमैटिक में क्या होता है, पहले हम जो पहला नंबर होता है उसको हम ऐसे ही नॉर्मली रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बोला एवरी 10th स्टूडेंट को हमको सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन का
अभी हम देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इक्वल चांसेस होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है एवरी स्टूडेंट एवरी पॉपुलेशन के आने की। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि इक्वल चांसेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, इसीलिए हम इसको नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। In this method is a population is used to those cases a complete list of population from the sample is to be drawn is available. List may be prepared alphabetically or geographically. यहाँ से पढ़ते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज रिलेंट अ रिसर्चर एबिलिटी टू सेलेक्ट मेंबर ऑफ रैंडम। दिस सैम्पलिंग मेथड इज नॉट अ फिक्स, ये फिक्स नहीं होता, प्री डिफाइंड नहीं होता कि हमें इतना पहले से ही नहीं सोचा होता, प्री डिफाइंड सेलेक्शन प्रोसेस नहीं होता, विच मेक इट डिफिकल्ट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूड इन द सैम्पल। इसमें क्या होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इक्वल चांसेस नहीं होती, और ऐसे में जो पॉपुलेशन होती है उसको सेलेक्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। इसको बोलते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी हम नॉन प्रोबेबिलिटी के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो पहला होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, हम अपनी सुविधा के हिसाब से सैम्पलिंग इकट्ठा करते हैं। मान लो जैसे कि आप बॉम्बे में रह रहे हो, मुंबई में, कोलकाता में, आप कहीं भी रह रहे हो, आप मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप दिल्ली से ही अपना जो सैंपल है वो ले लोगे। मतलब आपको किसी और शहर में, किसी और सिटी में जाके डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपकी सुविधा के हिसाब से हो गया। मतलब आप जिस भी सिटी में रह रहे हो उसी सिटी से अपना डेटा इकट्ठा कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। So it is a type of sampling where the members of sampling are selected on the basis of convenient accessibility। मतलब जहाँ से आप easily जो डेटा है उसको एक्सेस कर पाओ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ओनली दोज मेंबर्स आर सेलेक्टेड विच आर easily accessible to the researcher। For example, the researcher may visit a college or a university and get the question is filled it by volunteer students। Similarly, the researcher may stand on the market, question is put करके अपना जो डेटा होता है वो इकट्ठा कर लेता है। और जैसे कि आप किसी मार्केट में गए तो वहाँ पे जो पीपल हैं उनसे आप डेटा इकट्ठा कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये है अभी नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट, ये है जजमेंटल सैम्पलिंग। तो इसमें क्या होता है कि रिसर्चर के ऊपर होता है उसको किससे डेटा लेना है, किससे नहीं लेना। इन दिस मेथड इज सैम्पलिंग द चॉइसेस ऑफ सैम्पल इज आइटम डिपेंड ऑन द एक्सक्लूसिव जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। मतलब इन्वेस्टिगेटर के ऊपर होता है उसको किससे डेटा लेना है, किससे डेटा नहीं लेना। टोटली ऑन जजमेंटल सैम्पलिंग। It is a type of sampling where the member of a sample are selected according to the purpose of the study. For example, is researcher want to study the impact of drugs and abuse on health। मतलब देखो अगर एक रिसर्चर है उसको ड्रग्स के ऊपर मतलब ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करनी है, तो जाहिर सी बात है जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं वो उनसे जाके पूछेगा। अगर किसी और से पूछेगा तो वो उसको अच्छे से सैंपल नहीं दे पाएंगे। तो ये रिसर्चर के ऊपर होता है कि उसको किससे डेटा लेना है, किससे डेटा नहीं लेना। अगर एक ऐसा पर्सन है जिसने ड्रग्स कंज्यूम ही नहीं किए तो उसके बारे में क्या बता पाएगा। ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट द बेस्ट रिस्पोंडेंट फॉर द स्टडी। हर सोसाइटी का इंसान इसके बारे में अच्छे से नहीं बता पाएगा। ओनली द ड्रग्स एडिकेट कैन बी बेस्ट रिस्पोंडेंट फॉर द स्टडी एज दे आर अंडरगो इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स अब्यूज ऑन देयर हेल्थ एंड दे कैन प्रिपेयर द रियल डेटा फॉर द स्टडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसने ड्रग्स कंज्यूम किया वही उस चीज़ के बारे में बता पाएगा, और यही इस रिसर्चर के ऊपर है कि उसको किससे डेटा लेना है, किससे डेटा नहीं लेना। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है इसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि लोगों से मिल कर डेटा आप इकट्ठा करते हो। जैसे एक चेन होती है कि आपने एक इंसान से डेटा पूछा, फिर आप उसको बोलोगे कि ठीक है आप हमें 2 और इंसान का रेफरेंस दे दो, तो आप उन 2 इंसान के पास जाओगे, फिर उन 2 को बोलोगे कि ठीक है आप हमें 2-3 और लोगों का रेफरेंस दे दो, फिर आप उन 2-3 लोगों से पूछोगे। तो ये क्या होगा, चेन के जैसे काम कर रहा है। इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। मतलब लोगों से मिल कर डेटा इकट्ठा करना। जैसे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड चेन सैम्पलिंग। इसको चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं क्योंकि आप एक चेन को फॉलो करें, मतलब एक पर्सन को, फिर उससे रिलेटेड दूसरे पर्सन को, उससे रिलेटेड तीसरे पर्सन को आप फॉलो करें। इट इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर वन रिस्पोंडेंट आइडेंटिफाई अदर रिप्रेजेंटेटिव। द स्टडी स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अडॉप्ट टू सिचुएशन वेयर इट इज़ डिफिकल्ट आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ द सैम्पल। ठीक है, तो ये होता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। फोर्थ है इसमें क्वार्टर सैम्पलिंग। क्वार्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि क्वार्टर के हिसाब से आप सैम्पलिंग इकट्ठा करते हो। लेकिन आप पहले एक बात और पढ़ो स्नोबॉल सैम्पलिंग के लिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ जजमेंटल सैम्पलिंग। इट पर हैव द मोस्ट कॉमनली यूज सैम्पलिंग टेक्निक्स इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये बताया है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे ज़्यादा जजमेंटल सैम्पलिंग जो होती है उसका मोस्ट यूज़ किया जाता है। किसका, जजमेंटल सैम्पलिंग का। अभी हम देखते हैं लास्ट है हमारा क्वार्टर सैम्पलिंग। तो इसमें क्या होता है, क्वार्टर सैम्पलिंग आर सेटअप द अकॉर्डिंग टू द सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इसमें डेटा लिया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द मेंबर्स आर सेलेक्टेड according to the same specified characteristics chosen by the researcher. This specified characteristic serves as the quota for the selecting of the member sample
सैंपल मतलब इसमें क्या होता है, क्वाटा के हिसाब से इसमें सैम्पलिंग का साइज लिया जाता है, उस हिसाब से इसमें डेटा इकट्ठा किया जाता है। हिंस द मेंबर आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विच आर क्वाटा सेलेक्शन द सैम्पलिंग आइटम डिपेंड्स ऑन द पर्सनल जजमेंट। ठीक है, तो ये होता है इसका क्वाटा सैम्पलिंग का। देन उसके बाद है इसमें लास्ट है डायमेंशन सैम्पलिंग, ये क्वार्टर सैम्पलिंग के अंदर ही आता है। इट इज़ अ एक्सटेंशन होता है ये क्वार्टर सैम्पलिंग का। द रिसर्चर टेकन इनटू अकाउंट सेवरल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि किसी को हमने जेंडर के बेस पे, इनकम के बेस पे, ठीक है, रेजिडेंस के बेस पे एंड एजुकेशन के बेस पे हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। दी रिसर्चर मस्ट इंश्योर दैट देट इज़ अ लिस्ट ऑन परस्यू इन द स्टडी आर रिप्रेजेंटेटिव इन ईच ऑफ द चूजन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये होता है आपका क्वार्टर सैम्पलिंग का। तो इस वीडियो में मैंने पूरा आपको अच्छे से डिस्कस किया है सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं। सैम्पलिंग के 2 टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक रैंडम और स्ट्रेटिफाइड और मल्टी स्टेज क्लस्टर। देन उसके बाद मैंने डिस्कस किया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी 4 टाइप्स होते हैं। वन होता है कोविडेंस, ठीक है, कन्वीनियंस। देन सेकंड होता है स्नोबॉल और नेटवर्क चेन भी बोलते हैं हम इसको। इसमें थर्ड होता है क्वार्टर सैम्पलिंग। देन उसके बाद लास्ट होता है इसमें थ्योरेटिकल और जजमेंटल सैम्पलिंग। तो ये 4 पॉइंट्स थे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के और 4 टाइप्स थे आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं आपको लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप लोग मुझसे, और अगर कहीं भी आपको और समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आप बैक जाके भी देख सकते हो, और जितने भी हैंड रिटन नोट्स जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, और लाइक तो कर ही देना अगर आप लोगों की हेल्प हुई है तो इससे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.